to discuss something called as environmental management, and this is a very simple chapter. ठीक है, देखो, let me start this chapter by saying you know already a lot about it in your lower standards. 8th में 7th में तुमने क्लाइमेट वेदर बहुत पढ़ा होगा, बराबर के नहीं? अच्छा, ये सब ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तुमने न्यूज में कभी देखा है वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है? सुना है कभी? हर्ड अबाउट वेदर फोरकास्टिंग, बराबर के नहीं? अच्छा, लेकिन अपन को बचपन से वेदर क्लाइमेट बताते जाते हैं, लोग बोलते जाते हैं एकदम अच्छी तरह से, है ना? हम सुनते भी है अच्छी तरह से, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कभी भी। लेकिन प्रॉब्लम ये चालू होती है जब भी कि जब वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस लोगों को समझता ही नहीं है कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अपन जब बात करते हैं नॉर्मली तो अपन क्या बोलते हैं? वेदर क्लाइमेट अपन नॉर्मली बोल देते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेदर एंड अ क्लाइमेट? किसी को पता है? एंड क्लाइमेट। तो जब भी अपन न्यूज देखते हैं तो अपने को क्या दिखाते हैं लोग? वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या? उस मोमेंट पे, उस दिन पे कंडीशंस कैसी है एटमॉस्फेयर की। जैसे मे बी आज रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, मस्त छम छम छम, लेकिन गर्मी पड़ रही है, गर्मी हो रही है। तो वेदर फोरकास्टिंग जब वो करेंगे या वेदर का वो बताएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? रेनी सीजन बोलेंगे कि गर्मी बोलेंगे? लोग बोलेंगे ना गर्मी है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है वेदर, कि बाबा अभी क्या चल रहा है। जैसे अभी बारिश का सीजन है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन चल रही है बाहर गर्मी, तो अपन वेदर को क्या बोलेंगे? गर्मी। ये गर्मी चल रही है अभी अपने। तो वेदर क्या होता है बेटा? प्रेजेंटली चल क्या रहा है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट कैसा होता है? इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। जैसे 4 महीना कुछ, 4 महीना कुछ, 4 महीना कुछ। मतलब बारिश का मौसम तो अपन क्लाइमेट बोलेंगे कि भाई ये सर्दी का मौसम है, मतलब बारिश का मौसम है। अगर ठंडी पड़ रही है तो ठंडी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है गर्मी का मौसम है। तो ये क्लाइमेट है बच्चों। तो क्लाइमेट इज अ, इट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, ये लॉन्ग टर्म का रहने वाली चीज है एकदम। बेटा देखो, तुम्हारे वेदर किस किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा वेदर या क्लाइमेट इस पर डिपेंड करता है। सनलाइट है, अच्छा सनलाइट होगी तो गर्मी होगी। क्लाउड्स है तो बारिश हो सकती है। रेनफॉल है मतलब बारिश हो सकती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर क्या आजू बाजू में, आजू बाजू में टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो गर्मी होगी, तो क्लाइमेट उस हिसाब से होगा। क्लाउड्स है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर कितना है? व्हाट इज द वाटर वेपर कंटेंट? व्हाट इज द वाटर वेपर कंटेंट? ह्यूमिडिटी, ठीक है। तुमको 10th में डिटेल में आएगा इसके बारे में। तो ये सब चीजों के कारण क्लाइमेट या वेदर को अफेक्ट होता है। ये फैक्टर्स है बच्चों, द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाबा ये क्लाइमेट के कारण क्या होता है, ये क्लाइमेट के कारण अपनी कैसा हेल्प होती है, कैसे नुकसान होता है। समझो किसी कंट्री में बारिश पड़ती नहीं है, तो वो कंट्री में एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब बारिश, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बारिश है, बराबर के नहीं? तो वो कंट्री एग्रीरियन कभी होगी नहीं। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल में आगे, क्योंकि इरिगेशन कर करके, आर्टिफिशियल कर करके कितना करोगे तुम? पानी तो चाहिए ही। तो ये जो क्लाइमेट है बच्चों, ये टेम्परेचर है, ये अपनी लाइफ को भी अफेक्ट करता है काफी तरीके से। जैसे तुम नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में बहुत ठंडी होती है तो लोग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, है ना, ठंडी से बचने के लिए। राजस्थान में जाओगे तो गर्मी होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो लोग क्या करेंगे? अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे। तुम साउथ में जाओगे, वहां पर कंडीशन अलग है, तो अलग अलग तरीके से माहौल में ढंग जाएंगे लोग। तो जिस हिसाब से क्लाइमेट होगा वहाँ पर सॉइल भी डिफरेंट होगी। जहाँ पर समझो फॉर एग्जाम्पल पानी बहुत ज्यादा फ्लो करता है ना, तो वहाँ पर अच्छी तरह से एकदम सॉइल प्रॉपर रिच होगी, फर्टाइल होगी, एग्रीकल्चर प्रॉपर होगा। तो ये सब चीजें बच्चा अफेक्ट करती है अपने लाइफ को भी, है ना, क्लोथिंग में। तो ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन लिविंग वर्ल्ड, या क्लाइमेट का लिविंग वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो बेटा बहुत सारे 6 इंपॉर्टेंट देख रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको इसको ओन वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखना है? तुम खुद को पूछो कि मुंबई में मैं रहता हूँ, मुंबई में ठंडी भी पड़ती है कभी, गर्मी भी पड़ती है, उसके फायदे क्या क्या, नुकसान क्या क्या। तो ये सोचो, खुद ही सोचो, फिर तुमको ये आंसर खुद से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सोचने का तुम लोग, अच्छा पानी जिधर ज्यादा है उधर एक्वेटिक लाइफ भी जी सकता है, जहाँ पर पोल्यूशन कम है। तो ये चीजें तुमको दिमाग में लानी है अच्छी तरह से खुद को सोचना है तुमको कि कैसे होगा ये, ठीक है। बच्चों डेली वेदर
डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट करता है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। अच्छा खासा पानी मिलेगा उनको भी तो वो लोग भी सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अच्छा खासा पानी मिलेगा, अच्छा खासा वेदर होगा प्रॉपर, जिनको वो जो उनको चाहिए, ठीक है, जो उनको चाहिए, तो उस वेदर पे वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे प्रॉपरली। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, जो इंसान खाता है खाना, जो पहनता है, जो उनके घर होते हैं, वो भी डिपेंड करता है। जैसे कोई पहाड़ी इलाके पे रहता है तो वो सबसे घर बनाएगा, जो पहाड़ी इलाके पे रहते हैं उस टाइप का घर बनाएगा। जो राजस्थान में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे कश्मीर में रहते हो तो बहुत ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, तुम लोग क्या करते हो, उस हिसाब से कपड़े पहनते हो ना। राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो उस हिसाब से कपड़े पहनोगे, उस हिसाब से खाना वाना खाओगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, लोग जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से लोग ढल जाते हैं। फिर ओशन लाइफ, वाटर लाइफ भी फर्क पड़ता है। उसके बाद क्लाइमेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। अगर अच्छा बारिश वारिश गिरेगी, प्रॉपर क्लाइमेट रहेगा तो सॉइल भी रिच होगी, फर्टाइल होगी, वहां पर एग्रीकल्चर भी होगा, तो ठीक है बच्चों। उसके बाद तुम क्लाइमेट की बात करते हो तो माइक्रोब्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किधर ग्रो करेंगे, जहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से क्लाइमेट मिलेगा तभी उधर ही ग्रो करेंगे। तो ये बेटा तुम्हारा इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट का। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, तुम्हारा कभी क्या वेदर होने वाला है, तुम कभी कैसे रहने वाले हो, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मीटेरियोलॉजी। और 23 मार्च इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल डे। ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। अब ये होता क्या है पता है, बहुत बार बोलते हैं अनुमान लगाया जाता है कि इधर इतनी बारिश होगी, अनुमान लगाया जाता है कि मुंबई में आज फ्लड होंगे, अनुमान लगाया जाता है कि आज यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो होगा। तो कैसे मालूम पड़ता है बच्चों, मीटेरियोलॉजी से। और इंडिया पे कौन है, इंडियन मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ब्रिटिशर्स ने फाइंड आउट किया था शिमला में, उसका हेड ऑफिस पुणे में है, और मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में उनके रीजनल ऑफिस है। वो लोग मैप बनाते हैं, देखो सैटेलाइट, ये अर्थ है तो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट मैपिंग करती है। देयर आर सम सैटेलाइट्स कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करती है, 24 आवर्स उसका घूमने का टाइम लगता है उसको पूरा, तो वो लोग पूरा ऑब्जर्व करती है कि अच्छा इस पोजीशन पे इधर इधर कैसा है, तो लोग मैप का पूरा पूरा मैपिंग वगैरह करती है, इमेजिंग वगैरह करती है ना। और 24 आवर्स में 2 बार पब्लिश करती है रिपोर्ट। तो उससे अपन, अच्छा अपन फिर क्या होती है, विंड्स आती है, ह्यूमिडिटी होती है, बहुत सा मॉइस्चर होता है, तो उससे भी अपन प्रिडिक्ट, बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। तो रेनफॉल होना, कुछ अगर बड़ा हो रहा है, कुछ भी होने वाला है, तो ये सब कुछ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है बेटा, कंडीशंस कभी भी चेंज होती है, तो ये एकदम 100% रिलायबल नहीं है। लेट मी टेल यू बेटा, दिस इज नॉट 100% रिलायबल, मैं पहले ही से बोल रहा हूँ। बट इट इज एन एक्सपेरिमेंट, दे डू इट, अटेम्प्ट, दे ट्राई कि बाबा कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। ये जो मॉडल्स, अलग अलग मॉडल होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, होलिस्टिक मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल। तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस पे काम करते हैं ये। मैथमेटिकल मॉडल, उसमें फोरकास्ट होते हैं मैथमेटिकल टूल्स की वजह से, मैथमेटिक्स यूज करके। होलिस्टिक मॉडल में क्या करते हैं, जो भी अलग अलग देखो, एक समझना चीज है एकदम, प्रिडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन दोस पैरामीटर्स यूज्ड इन द अदर मॉडल्स। उसके अलग अलग मॉडल्स अपन यूज करते हैं, उसके भी बेस पे कुछ सीखते हैं अपन, और फिर होलिस्टिक मॉडल में यूज कर देते हैं अपन, बराबर। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मॉडल, उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं कि अच्छा इतना टाइम पे ये हुआ था, ऐसे हुआ था, तो प्रिडिक्शन यूज करते हैं अपन। वापस बोल दो बेटा, ये सब प्रिडिक्शंस है, ये 100% ट्रू होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेट मी टेल यू ऑल, ये 100% ट्रू होंगे ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, याद रखना मेरी बात अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसमें तुमको इतना याद होना चाहिए, ये क्या होता है और एक इस पे काम करता है। ओके बेटा। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। जैसे जो भी अपन यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, कोई कोई तुम लोग ने सुना होगा रिवर गंगा में कोई कोई लोग तो डेड बॉडी, या कभी कभी कोई कोई कुछ चीज फेंक देते हैं बड़े बड़े रिवर्स में, है ना। और तुमने देखा होगा ना, रिवर्स पे तुम जाते हो कभी कभी, कोई नॉर्मल थी तो उधर मूर्ति लोग फेंक देते हैं, लोग नॉर्मली कुछ भी फेंक देते हैं, कचरा भी फेंकते हैं बहुत बार। तो ये सब चीजें बेटा सॉलिड वेस्ट है। इससे वाटर पोल्यूशन तो होता ही है, अपना एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो जाता है, और बाकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कौन से वेस्ट आते हैं ये देखते हैं अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल की टीचर्स पूछती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या आता है बेटा, डोमेस्टिक वेस्ट में तुम्हारा जो है, घर पे जो तुम यूज करते हो, प्लास्टिक पेपर, है ना, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट, जो भी तुम खाते हो नॉर्मली फेंक देते हो ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आएगा, इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा बेटा,
इंडस्ट्री में वही आएगा जो वो लोग यूज करते हैं, केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, ऐश। स्लज मतलब बेसिकली जो भी तो लोग यूज करते हैं वो जो निकलता है फाइनली वेस्ट। फिर हजार्डियस वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट में तो पता है ना, यूरेनियम, थोरियम, ये जो बॉम्ब जिससे वगैरह बनते हैं प्रॉपरली, तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है। इसको तो फेंकना बहुत ही खराब है ना। फिर फार्म एंड गार्डन वेस्ट, एनिमल्स का यूरिन है या डंक है या उसका फीकल मैटर है, जो भी है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, टीवी वगैरह भी ये सब खराब है यार बाबा। टीवी अपन, बैटरी होता है, फोन होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, उसको फेंकना वो भी खराब है। फिर ऑपरेशन होने के बाद जो सिरिंजेस होते हैं, सलाइन बॉटल्स होती है, ब्लड ब्लड होता है, बॉडी पार्ट्स कोई कोई जब डैमेज हो जाते हैं, तो ये सब चीजें भी बहुत खराब है। अभी कोरोना पीरियड चालू है तो फिर लोग मास्क फेंक देते हैं कभी कभी ऐसे ही, है ना। लोग अपना कुछ भी फेंक देते हैं ऐसे ही। बीच में वो पीपीई किट जो यूज करते हैं ना डॉक्टर्स, वो ऐसी फेंकी हुई मिली थी एक जगह पे। तो ये चीजें भी होती है, ये भी सॉलिड वेस्ट ही है। कितना खराब है, सोचो कितनी, अगर उसमें कुछ भी बीमारी होगी, वो फैलेगी, इन्फेक्शन, कितना गंदा है वो, है ना। तो इसमें बहुत एक बुरी बात है। अर्बन वेस्ट, अर्बन वेस्ट में क्या क्या आता है, जो भी अपन यूज करते हैं, नॉर्मल अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो तुम लोग। कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो भी है। रेडियो एक्टिव वेस्ट में तुमको ऑलरेडी बता दिया, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, थोरियम, जो भी है। माइनिंग वेस्ट, जो भी मेटल्स है, आर्सेनिक, कैडमियम, कभी कभी पानी में मिलते हैं ये। और जब इसको एक्वेटिक लाइफ खाएंगे तो उनकी लाइफ डैमेज हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है बेटा। तो ये सब तुमको ओन वर्ड्स में लिखना है अपने। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिस्टिंग्विश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स पूछती है एग्जाम में। डिस्टिंग्विश इन बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, ऐसा वेस्ट है जिसको माइक्रोऑर्गेनिज्म खा सकती है, डिग्रेड कर सकती है। अपने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था ना बेटा। अगर अपनी बॉडी को अपन ऐसे फेंक देंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है। और तुमको पता है ना, गोबर गैस वगैरह सब यूज करते हैं लोग, बायोडिग्रेडेबल है वो, उससे अपन अलग अलग फ्यूल्स भी बना सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, प्लास्टिक की तरह, जिसको माइक्रोब्स खा नहीं सकती, डिग्रेड नहीं कर सकती, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज अपना कमाल नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर उनको वैसे का वैसे ही रखा गया बेटा, तो वो खराब कर देगी एनवायरनमेंट को, उससे पोल्यूशन हार्म होगा। इवन प्लास्टिक बहुत टाइम तक रखा जाए तो उसमें हार्मफुल गैसेस वगैरह निकल सकती है ना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बायोडिग्रेडेबल को मिलता है वेट वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल को मिलता है ड्राई वेस्ट। बोलो, सॉलिड वेस्ट के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। सॉलिड वेस्ट है मतलब समझो, एनिमल्स है, उसका यूरिन, अगर गाय ऐसे यूरिन कर रहा है किधर भी, या किधर भी फीकल मैटर उसका चला गया, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू स्प्रेड वेरी बैड स्मेल इन द एनवायरनमेंट। फिर उससे गंदी गंदी गैसेस भी निकल सकती है कुछ कुछ चीजों से, प्लास्टिक अगर रखा अपन ने। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिजीज स्प्रेड हो सकती है। जैसे मैंने तुमको बताया, मैंने कुछ चीज फेंक दी, मेरे कपड़े मैंने ऐसे ही फेंक दिया और वो खराब है, उसमें कुछ पोल्यूशन, समझो मेरे को कुछ बीमारी हो गई, मैंने फेंका, तो वो किसी और को भी हो जाएगी ना। उससे पूरी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी एनिमल्स है, प्लांट है, सबको इफेक्ट होगा। तो ये है तुम्हारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। इससे बच कैसे सकते हैं बेटा, तो जो अपन को देखते हैं ना, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, अलग अलग गार्बेज रखते हैं अपन, है ना। एक डब्बा रहता है, एक दो डब्बे रहते हैं, एक वेट गार्बेज, एक ड्राई गार्बेज, अपन रखते हैं ना ऐसा बेटा। तो वो अपन यूज कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अपन अलग से रख सकते हैं। कुछ कुछ वर्मी कंपोजिशन, वर्मी कंपोजिशन तुमने सुना होगा बेटा, है ना, स्कूल में करते हैं ना लोग। पायरोलिसिस, बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, उससे क्या हो जाता है, बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैस पता है तुमको, मीथेन गैस यूज करते हैं, है ना, मीथेन गैस। अब बायोगैस वगैरह यूज करते हैं, आपको फ्यूल मीथेन गैस मिलता है बेसिकली, CO2 मिलता है, दैट यू कैन यूज इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। तुमको आगे आएगा पूरा ये डिटेल में, मीथेन गैस प्रोडक्शन कैसे होता है, तुमको आगे के चैप्टर्स में है वो। देखो यहाँ पर है, देखो मीथेन गैस प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो इधर, यहाँ पर तुमको मीथेन एज अ फ्यूल मिल रहा है ना। ये कैसे मिलता है, गोबर गैस वगैरह यूज करके, सब जो डम वेस्ट होते हैं उससे अपन फ्यूल बनाते हैं। तो वो तुमको आगे सिलेबस में आएगा बेटा, दैट यू कैन स्टडी लेटर ऑन। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। सिंपल है यार, एक बड़ी बात नहीं है। तुमने R3 तो सुना ही होगा, 3 Rs, 3 R मंत्रा सुना होगा ना। कोई भी चीज को यूज करो, जो चीज खराब है उसको रिफ्यूज कर दो, उसको यूज मत करो। बार बार उसको रिसाइकल करो, रीथिंक करो कि जो तुम यूज करो सही है कि नहीं। जो पोल्यूशन कॉज करे उसको रिड्यूस कर दो। अगर कुछ चीजें ठीक नहीं होती उसको रिसर्च करो, और पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करो, रेगुलेट करो। तो ये R मंत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट 7 प्रिंसिपल्स के लिए। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, रीयूज करो। अगर कोई चीज, सब तक लोग क्या करते हैं, टिश्यू पेपर लेते हैं, थोड़ा टिश्यू पेपर यूज करते हैं, उसको फेंक देते हैं। अरे बाबा, लोगों में अक्ल ही नहीं है। थोड़ा टिश्यू पेपर लेते हैं, उसको फेंक दे, तुम लोग भी करते होंगे होटल्स में,
थोड़ा टिश्यू पेपर लिया, पता नहीं लोगों में क्या मजा आता है उनको, तो थोड़ा टिश्यू पेपर यूज करेंगे फिर फेंक देंगे। अरे बाबा रीयूज करो जब तक काम आएगा, रिफ्यूज करो फालतू का वेस्ट करने के लिए, रिसाइकल करो वापस जो चीज कर सकते हो, रीथिंक करो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी हैबिट से पोल्यूशन हो रहा है, रिड्यूस करो अगर हो रहा है तो, रिसर्च करो अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और तुमको लग रहा है कि कुछ बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, रेगुलेट करो, पब्लिक का अवेयरनेस फैलाओ कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। प्लास्टिक को कितना अवेयरनेस फैलाता है बीच में कि गलत है गलत है, लोगों ने कम करना यूज कर दिया उसको। बनाना पिलिंग्स नेचुरल डिग्रेडेशन 3 to 4 weeks, क्लोथ बैग्स 1 महीना, थर्माकोल इनफाइनाइट ड्यूरेशन, प्लास्टिक बैग्स 10 लाख साल डिग्रेड होने के लिए लगता है उसको, 10 लाख साल, क्या मजाक चल रहा है क्या, 10 लाख साल। एल्यूमिनियम क्या है, 200 250 साल। बनाना पीलिंग को 3 से 4 वीक लगता है। तो सोचो तुम अभी जो यूज कर, समझो तुम थर्माकोल ले रहे हो, थर्माकोल को इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब इनफाइनाइट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा, तुम काउंट ही नहीं कर सकते इतना ज्यादा, इतना काउंट कर सकते लेकिन बहुत ज्यादा बेटा। तो दैट इज द पीरियड ऑफ अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है, लाइटनिंग हो जाती है, तो करना क्या चाहिए। तो एबीसी होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एबीसी। अगर कोई पर्सन को प्रॉपर तरीके से डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, ठीक है, आपको आर्टिफिशियली उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटाना पड़ेगा, बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन में, एंड उसको थोड़ा माउथ ओपन करना पड़ेगा और उसको ऐसे एक्सेस देना पड़ेगा कि भाई ब्रीदिंग कर पाए वो, ठीक है। फिर सेकेंड है ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है तो उसको वेंटिलेशन देना पड़ेगा माउथ टू माउथ। तुम लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा, लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, अरे बाबा कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे जो तुम लोग सोच रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, बिकॉज ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी है, तुमको देना पड़ेगा बाहर से। ये पिक्चर वाले ने बिगाड़ के रखा है लोगों को, लोग अलग ही सोचते हैं, कुछ अलग कुछ नहीं है, उनको भाई माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दे रहे हैं, जरूरी है वो, समझ गए बेटा। वे भी दिया, तुमने ब्रीथिंग भी करने में उनकी हेल्प की, लेकिन फिर भी वो लोग सांस नहीं ले पा रहे, अनकॉन्शियस है, तुमको सीपीआर देना ही होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो झटके बोलते हैं ना सीरियल में, झटके, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू क्या, रेस्क्यू साइटेशन, तुमको देना पड़ेगा ये, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू साइटेशन। अब ये जरूरी क्यों है सीपीआर, बच्चों तुम्हारे हार्ट में ना कार्डियक मसल्स होता है, तुम्हारे हार्ट में कार्डियक मसल्स होता है, और कार्डियक मसल्स वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑल और नन। अगर एक भी कार्डियक मसल ने काम करना बंद कर दिया, सभी के सभी बंद करना काम कर देंगे, और अगर एक ने भी चालू किया सभी चालू कर देंगे। तो झटका देने का रीजन ये होता है, सीरियल में दिखा था ना, एक झटके में वो वापस जिंदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो इसके लिए बोलते हैं ना, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनको एस्पिरिन वगैरह गोली ऐसा कुछ बोल दे, वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप गोली लो पर्टिकुलर, कुछ होगा तो आप ये ले लो, कुछ ले लो, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन ऑब्वियसली, है ना, अपन कुछ बोल नहीं सकते, डॉक्टर्स को इसमें ज्यादा बेटर मालूम होता है। तो उसके बाद करने के बाद सीपीआर करते हैं लोग, तो इंसान शायद बच सकता है, पॉसिबिलिटी फिर भी कम होती है, सीरियल जैसा नहीं होता है और दबा दिया इंसान जिंदा हो गया, इतना ईजी नहीं होता बेटा, लेट मी टेल यू। इतना सिंपल छाती पे ठोक रहे पकड़ पकड़, ऐसा नहीं होता है बाबा, डिफरेंट है बहुत, समझ रहे हो ना। ये सीरियल वालों ने तो बेटा, अगर कोई पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको राइस देते, राइस, चावल नहीं, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेट, दिस इज व्हाट इज गिवन। अब इसका मतलब क्या, रेस्ट मतलब क्या, उनको एक रिलैक्स पोजीशन में बिठा देंगे, ठीक है, आइस पैक लगा देंगे जितना जरूरत होगी, फिर वो कंप्रेशन करेंगे, जो पार्ट में उसको मसाज करेंगे बराबर से। एकदम, अभी एक क्रिकेटर था, तो एक बार किसी को कुछ तो हो गया था, तो उसने जोर से दबा दिया, तो उसको फ्रैक्चर आ गया, उसको वो फिर वापस कभी क्रिकेट खेल ही नहीं पाया, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर वाला पर्टिकुलर पोर्शन एलिवेट कर देंगे। तो दिस राइस ट्रीटमेंट, तुमको एग्जाम में आएगा फुल फॉर्म ऑफ राइस, लोग लेकर आते चावल, नहीं बाबा, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेट। फिर देयर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कि विक्टिम्स को पकड़ने का, है ना, क्रेडल मेथड, ये तरीके से पकड़ सकता है, ये तो तुमको पता होना चाहिए। कैसे ये दो लोगों ने पकड़ के इसको पकड़ा है, उसको अपने क्या बोलते हैं पैर के थ्रू पकड़ा है, या स्ट्रेचर पे लगा के जा रहे हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, तुमको पिक्चर आएगा, तुमको बोलेंगे कि पहचानो किसमें से है, कौन सा मेथड है ये।